आवेशन की विधियों की। सबसे पहले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा, फिर हमने आवेशन पढ़ा कि आप वस्तु को चार्ज कैसे कर सकते हो, और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आप वस्तु को आवेशित कितने तरीकों से कर सकते हो। ठीक है ना, 3 तरीके थे। पहला था घर्षण, दूसरा था चालन, और नंबर 3 था प्रेरण। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और आज की जो अपनी हेडिंग है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक हेडिंग है जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है, उसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, बहुत सरल टॉपिक है। नाम है विद्युत दर्शी। थोड़ा संधि विच्छेद करके देखें तो विद्युत प्लस दर्शी। विद्युत का मतलब किससे होता है? आवेश से। और दर्शी का मतलब होता है देखने वाला या पता लगाने वाला। जैसे आपने नाम सुना होगा सूक्ष्मदर्शी का, जो छोटी वस्तुओं को दिखाता हो वो सूक्ष्मदर्शी। आपने नाम सुना होगा दूरदर्शी का। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हम सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ेंगे और दूरदर्शी भी पढ़ेंगे। दूरदर्शी वो जो दूर की वस्तुओं को दिखाता हो वो दूरदर्शी। इसी तरह अगर मैं इस शब्द का अर्थ पूछूं कि विद्युत दर्शी क्या होगा, तो विद्युत का मतलब आवेश और दर्शी का मतलब दिखाने वाला। मतलब ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं अपन? विद्युतदर्शी। क्या बोलते हैं? विद्युतदर्शी ना। तो विद्युतदर्शी का अर्थ हुआ एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जा सके। मान लो मेरे पास कोई एक वस्तु है, ये चौक ही मान लीजिए आप। तो अब इस चौक पर मान लो आवेश है, तो आवेश को मैं देख के तो बता नहीं सकता, इस पर आप देखने से थोड़ी पता चलेगा कि आवेश है या नहीं है। अभी जो तार लगे होते हैं इनमें करंट बहता है, तो आप करंट को देख लेते हो कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ऐसे पता थोड़ी चलता है ना। तो हमें एक ऐसे उपकरण की जरूरत पड़ी जो ये बता पाए कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो विद्युतदर्शी शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। विद्युतदर्शी की परिभाषा पूछूं तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जा सके। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखी जा सके। अब इसका नाम स्वर्णपत्र क्यों पड़ा, तो अपन आगे देखेंगे कि इसमें भी जो हम पत्तियां काम में लेने वाले हैं, 2 पत्तियां काम में लूंगा, वो पत्तियां किसकी काम में ली? सोने की। और सोने की क्यों ली वो अपन देखते हैं आगे चल के ना। तो इसका पूरा नाम क्लियर हुआ ना, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी मतलब ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात हो, वो है विद्युतदर्शी। कैसे बनाया वो आप ध्यान से देखना इसकी बनावट। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बनाने के लिए एक कांच का जार काम में लिया गया। जार मतलब एक बर्तन, बोतल ऐसा मान लीजिए बोतल, इसके अंदर एक सोने की पत्तियां होंगी, तो हमें देखना चाहिए। तो पारदर्शी बनाने के लिए किसका काम ले रहा हूं मैं? कांच का। कांच का एक जार, देखो इसका मुंह मान लीजिए इसका, और कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसा ही कुछ उधर ले लो। देखिए ये मान लो आप कांच का जार है। क्या है ये? कांच का जार। लिख देता हूं मैं, कांच का जार। जार मतलब बोतल, एज ए बोतल। ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक धातु की छड़ ली। ये हमने क्या लिया? कोई एक धातु की छड़। धातु ही काम में क्यों लिया वो आप समझना। पदार्थों को आवेश प्रवाह की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं चालक और एक होते हैं कुचालक। चालक वो पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिनमें होकर आवेश प्रवाहित होता है। फॉर एग्जाम्पल सभी धातु हैं, कोई भी धातु हो, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब कैसे मान जाते हैं? चालक। इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर कैसा है? चालक। गीली लकड़ी कुछ हद तक चालक का काम करती है। सूखी लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता तो वो किसका काम करती है? कुचालक का। तो चालक तो वो जिनमें करंट यानी कि आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो तो क्या हो जाएंगे? चालक। और जिनमें आवेश का प्रवाह ना हो वो क्या कहलाएंगे? कुचालक। तो याद रखना, ये जो छड़ ले रहा हूं
ये छड़ किसकी है भाई? धातु की छड़, धातु की छड़। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एक आपने कांच का जार लिया और कांच के जार में धातु की छड़ लगा दिया, वैसे रुकेगी नहीं। अपन ने यहां एक कॉर्क लगाया, कॉर्क एज ए गत्ता, जैसे कोई बोतल है मान लीजिए, और उसमें अपन ने कोई धातु छड़ लगाई तो उसके बीच में जगह बच गई होगी ना। अपन मान लो कुछ कपड़ा लगा दें, ऐसे कॉर्क आता है। कॉर्क एक्चुअल में निर्वात बनाएगा इसके अंदर, इसके अंदर वायु भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सोने की पतली पतली पत्तियां मैं यहां लगाऊंगा वो वायु की वजह से भी अगर डिस्टर्ब होती हैं तो मुझे पाठ्यांक पढ़ने में त्रुटि आ जाएगी, नहीं आएगी। तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको कतई पैक कर दिया गया। इसे बोलते हैं बच्चों कॉर्क, कॉर्क बोल दो आप। क्या बोलते हैं इस चीज को? कॉर्क। कॉर्क का नाम सुना होगा आपने। ये चीज क्या है साहब? कॉर्क। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कांच का एक जार लेते हैं, धातु की जो छड़ है वो कॉर्क की सहायता से लगी रहती है। अब बताओ अंदर वायु वगैरह है कि कुछ नहीं है? बिल्कुल वैक्यूम मान लीजिए एक तरीके से। और जो भी अंदर घटना घटित होगी क्या वो बाहर से देखी जा सकती है? बिल्कुल, कि बर्तन किसका है? कांच का है। अब सुनो ध्यान से, छड़ का जो ऊपरी सिरा है, छड़ का जो ऊपरी सिरा है, इस जगह पर लगाते हैं एक कैप, इसको बोलते हैं धातु की कैप, टोपी टाइप में। तो धातु की कैप, अरे हाँ या ना? और जो निचला सिरा है, जो निचला सिरा है, इस पर लगाते हैं दो पत्तियां, पतली पतली, अत्यधिक पतली होनी चाहिए। और सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। तो इसलिए किसकी पत्तियां काम में ली गई? सोने की, पहली और दूसरी। थोड़ा डिजाइन सा देने के लिए कुछ इस तरीके से। ये दोनों क्या हैं? स्वर्ण पत्र। ये दोनों ही क्या है भाई? स्वर्ण पत्र। बताओ इसकी बनावट समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना? हेडिंग का नाम क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। काम क्या आएगा? पता चल गया आपको? विद्युत दर्शी मतलब आवेश की उपस्थिति बताएगा, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इस बात का अनुमान कौन करवाता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। और स्वर्णपत्र नाम क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो पत्तियां बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है ना। और पत्तियां सोने की क्यों बनी हुई हैं? ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का कार्य क्या है? किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करना, बताना कि आवेश है या नहीं है। बनावट समझ में आई? बनावट क्या क्या है? कांच का बना हुआ एक जार लगा हुआ है, जो आपको दिख रहा है ना वो आप लैंग्वेज बनाओ, रटना कतई नहीं है, किसी भी क्रम में बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग में थोड़ा थीम बना के सोचिए। एक बोतल नुमा आकृति रही होगी शायद, कांच का एक जार लगा हुआ है, कॉर्क की सहायता से क्या लगी हुई है? बोलो, धातु की छड़ लगी हुई है। ऊपरी सिरे पर धातु का एक कैप लगा हुआ है, जहां आप वस्तु को टच कराओगे एक तरीके से, थोड़ा गोलाई में लगा हुआ है। और नीचे दो सोने की पत्तियां लगी हुई हैं। सोने की ही क्यों लगी हुई हैं आप थोड़ा महसूस करोगे, आगे देखते हैं। पहले किताब देखिए फिर लिखेंगे। अब मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है जिस पर मुझे देखना है कि आवेश है या नहीं है। मुझे फिलहाल पता नहीं है कि आवेश है या नहीं है। तो जिस वस्तु पर आवेश देखना होता है उसे ऊपर टच कराओ। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल से कि ये वो छड़ है, ये वो छड़ है जिस पर आपको क्या देखना है? आवेश। क्या देखना है? आवेश। मान लो इस पर आप आवेश मान लीजिए कोई भी, चलो एक मिनट, कोई भी आवेश मान लो आप, प्लस का आवेश मान लो इसके ऊपर। कैसा आवेश मान लें? प्लस का। ठीक है ना। इस पर आपको आवेश देखना है कि आवेश है या नहीं है। मान लो आवेश है, मान लो आवेश है। अच्छा, क्या ये आवेश चालक के संपर्क में आया है? और चालक में तो आवेश का प्रवाह होता है। मतलब क्या ये आवेश इस छड़ के माध्यम से होता हुआ, छड़ के माध्यम से होता हुआ, छड़ चालक है ना, छड़ के माध्यम से होता हुआ, क्या ये आवेश इस पत्ती पर आ जाएगा? भाई प्लस है तो इस पत्ती पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। और इस पत्ती पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। अरे हाँ या ना? और आप जानते हो सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और विजातीय आवेश क्या होते हैं? आकर्षित। दिमाग लगा, ये दो पत्तियां इस अवस्था में थी, इस अवस्था में थी। कोई भी बीच में कोण रहा होगा, मान लो 40 डिग्री का कोण है, कुछ भी मान लीजिए। अब जैसे ही आपने ऊपर धनात्मक प्लेट टच कराई तो धनात्मक प्लेट टच होने से क्या इस पत्ती पर प्लस आ गया?
और इस पत्ती पर भी प्लस आ गया, अरे हाँ या ना। और दोनों पर प्लस आने की वजह से क्या पत्तियों के बीच का गैप बढ़ेगा, हाँ या ना। पतली पत्तियां काम में क्यों ली, मान लो आवेश बहुत कम है, आवेश अत्यंत कम है, आपने मोटी मोटी पत्तियां काम में ली लोहे की, ये भी मोटी पत्ती है, ये भी मोटी पत्ती है, यहां भी प्लस आवेश है, यहां भी प्लस आवेश है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल तो लग रहा है, पर पत्तियां इतनी भारी हैं, वो उस बल के कारण कहां ना जा रही हैं, दूर नहीं जा रही हैं। तो क्या आपको पता लग पाएगा आवेश है या नहीं है। तो मुझे तो ऐसी पत्तियां चाहिए शायद जिनमें ना के बराबर बल लगे तो भी इनके बीच की दूरी बढ़ जानी चाहिए, मतलब अत्यंत पतली और सबसे पतली पत्ती किसकी बन सकती है, सोने की। इसलिए इस पत्तियों किसका बनाया गया है, सोने का। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक बहुत पैसे वाला था इसलिए उसने पत्तियां सोने की बनाई, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। नाम क्लियर हुआ अब, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, आवेश है या नहीं है। प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, कभी नहीं बताएगा धनावेश है कि ऋणावेश है, बस ये बताएगा आवेश है या नहीं है। कैसे काम करता है वो समझ में आया क्या। आपने एक वस्तु टच कराई जिस पर मान लो कैसा आवेश था, प्लस का आवेश था, तो आपने जब ऊपर टच करवाया है तो धातु की छड़ होने के कारण क्या इस पत्ती पर भी प्लस आवेश आ जाएगा और इस पत्ती पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। और दोनों पत्तियों पर जब प्लस प्लस एक जैसा आवेश आ गया, समान आवेश के कारण क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा पत्ती कहां चली जाएंगी, दूर। सीधी सी बात है, आपने वस्तु टच कराई और वस्तु टच कराने के बाद अगर पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाए तो इस पर आवेश है, और गैप ना बढ़े तो आवेश नहीं है। सीधी सी बात, नहीं आया। अच्छा प्लस ही कहानी है, सर माइनस होता तो क्या होता, दिमाग लगा, अरे यहां माइनस ले लेते हैं, चलो इस प्लस को हटाया मैंने और प्लस की जगह पर कौन सा आवेश ले लिया, माइनस आवेश ले लेते हैं। ये लो, यहां आपने नेगेटिव आवेश ले लिया भैया, कैसी भी हो, प्लस की हो चाहे माइनस की हो। तो भैया इस प्लेट इसमें होकर माइनस आता कि नहीं आता, अरे माइनस आता कि नहीं आता। तो इस पहली पट्टी पर कैसा आवेश आता, माइनस, और दूसरी पट्टी पर भी कैसा आता, माइनस, और माइनस माइनस में कौन सा बल लगता, प्रतिकर्षण। तो क्या गैप वापस से बढ़ जाता। तो बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब। अरे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आप जाकर अपनी छड़ को टच कर दो, जिस वस्तु पर, क्रियाविधि बोल रहा हूं, जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है, जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है उस वस्तु को आप ऊपर टच कराइए, अरे हाँ या ना। और छड़ को ऊपर टच करने पर अगर पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाए, अगर पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाए तो वस्तु कैसी है, आवेशित। और गैप ना बढ़े, गैप ना बढ़े तो वस्तु आवेशित नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। इसका एक ड्रॉबैक बताऊं आपको, सुनना, इसकी एक कमी भी है। कमी क्या बन गई कि आप इससे यूं तो पता लगा सकते हो कि वस्तु पर आवेश है या नहीं है, पर धनावेश है या ऋणावेश है, इस बात का पता स्वर्ण पत्र विद्युत, आगे ये जरूर पता लग जाएगा जब दो अलग अलग रॉड लूंगा, अभी करके दिखाऊंगा ना एक्सपेरिमेंट, तो आप ये बता पाओगे सजातीय है कि विजातीय है। फिर भी यूं तो आप बता ही नहीं सकते, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन। भाई आपने रॉड टच कराई और रॉड टच कराने पे मान लो प्लस की है तो भी गैप बढ़ा, माइनस की टच कराई तो भी गैप बढ़ा, तो आप कैसे बताओगे कि प्लस है कि माइनस है, ये पता नहीं चलेगा। ये केवल कितना बता सकती है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, हाँ या ना। तो आपसे अगर मैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का कार्य पूछूं कि इसका कार्य क्या है, तो आप कार्य क्या कहोगे, ध्यान सुनना। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। बस खाली ये इतना बताएगा कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। आप अनावेशित टच कर दोगे तो गैप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और आप आवेशित टच करोगे तो पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ये तो कार्य हो गया। अब बस हल्की सी बनावट आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताओ। जैसा जैसा आपके दिमाग में आ रहा है तो वो बोलो कि सर्वप्रथम कांच का बना हुआ एक जार होता है, कॉर्क की सहायता से। कॉर्क क्यों लगाया समझ गए होंगे आप लोग। एक तो भाई बिना कॉर्क के तो रुकेगी कैसे, ये बताओ आप।
अदर, ये अदर रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? क्या ये सरा नीचे टच हो सकता है? क्या टच नहीं हो सकता। और दूसरी बात, क्योंकि पत्तियां बहुत हल्की है ना, तो हल्की सी हवा भी तो इनको इफेक्टिव कर सकती है, तो अंदर हवा भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कॉर्क लगाया मैंने। कांच का बना हुआ एक जार लगा होता है, कॉर्क की सहायता से धातु की एक छड़ को चित्रानुसार रखा जाता है। ऊपरी सिरे पर धातु का कैप लगाया जाता है और निचले सिरे पर सोने की 2 पतली पत्तियां काम में ली जाती हैं। ये हो गई इसकी बनावट। क्रियाविधि में क्या बोलने वाले हो कि जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करनी है उसे धातु के कैप पर टच कराया जाता है, या कैप का मतलब ऊपरी हिस्से पर टच कराया जाता है। और वस्तु को टच कराने पर अगर पत्तियों के बीच का गैप बढ़ जाए तो छड़ कैसी है? आवेशित। और गैप ना बढ़े, कोई फर्क ना पड़े, तो वस्तु कैसी है? उदासी। एक स्टेप तो इसका ये हो गया। पहले इसको नोट करते हैं, फिर अपन 2 अलग अलग वस्तु लेके देखेंगे, एक नया एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा और देखेंगे ना। तो आप हेडिंग लिखिए अब, स्वर्ण पत्र, एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ना। हेडिंग लिखें आप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। हेडिंग लिखिए बच्चों, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। नाम क्लियर हुआ ना सबको? विद्युत का मतलब आवेश, दर्शी का मतलब देखने वाला, मतलब आवेश को देखने वाला। अब आवेश को देख थोड़ी सकते हैं, तो आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने वाला। स्वर्ण पत्र नाम क्यों दिया? क्योंकि पत्तियां किसकी लगी हुई थी? सोने की। और सोने की ही क्यों लगी हुई थी? क्योंकि हमें ऐसी पत्तियों की जरूरत थी जो बिल्कुल कम बल लगने पर भी डिस्टर्ब हो, विक्षेपित हो, आपस में एक जगह से दूसरी जगह पर विक्षेपित हो जाएं। तो इसलिए पत्तियां किसकी बनाई गई साहब? सोने की पत्तियां बनाई गई। हाँ या ना? चलिए लिखिए, लिखो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो लिखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। आवेश की उपस्थिति अंडरलाइन कर लेना है ना। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। हेड डालें बनावट। तो बनावट में पहले डायग्राम बनाएं, क्योंकि जैसा डायग्राम है बिल्कुल एज इट इज लिखना है अपने को। तो डायग्राम बनाएं, कांच की एक बोतल जैसी बना लीजिए। कांच की बोतल, कांच की क्यों लगी? अंदर की जो घटना है वो मुझे दिखाई देनी चाहिए। पारदर्शी बोतल तो कांच की ले ली, और धातु की छड़ लगा दो। कॉर्क की सहायता से, टच मत कर देना छड़ को, नीचे अदर रखना। कॉर्क की सहायता से धातु की छड़ लगा दीजिए। बड़ा सरल इंस्ट्रूमेंट है, घर भी बन सकता है शायद, ऐसा तो है ना। कॉर्क की सहायता से धातु की छड़ लगा दीजिए। ऊपर के सिरे पर थोड़ा सा ऐसा गोलाई टाइप में थोड़ा गोल करके कैप लगा दीजिए, और नीचे 2 गोल्डन लीव, स्वर्ण पत्र, सोने की पत्तियां लगा दीजिए। ठीक है ना। तो पहले बनावट लिख लेते हैं, जैसे जैसे हमने बनाया। पूरा चित्र बनाओ पहले ढंग से, और चित्र में हर चीज का नाम लिखो। जैसा मैंने बनाया है इस तरह का चित्र होना चाहिए। एग्जाम में लिखने का भी नंबर होता है भाई। अभी स्वर्ण पत्रदर्शी आ जाए तो आपको सुसज्जित तरीके से लिखना होगा, है ना। कांच का जार, धातु की छड़, कॉर्क, धातु का कैप, स्वर्ण पत्र, 2 स्वर्ण पत्र, और ये सोने की पत्ती है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण पत्र पड़ गया। आवेश को पता लगा रहा है, इसलिए इसका नाम विद्युतदर्शी हो गया। तो पूरा नाम हो गया साहब स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब बोले बनावट, बनावट लिखिए। डायग्राम हो गया होगा भाई। ऑनलाइन देखने वाले बच्चे अगर आगे पीछे रह जाएं तो स्क्रीन पॉज करके बना लिया करो ढंग से भाई ना। चलिए बनावट लिखो। इसमें
इसमें कांच का एक जार होता है, किसी भी क्रम में बोल सकते हो, पर चूंकि सीधा क्रम यही रहेगा शायद सबसे पहले कांच के जार की चर्चा होनी चाहिए। इसमें कांच का एक जार, मतलब बर्तन टाइप में, बोतल टाइप में जार होता है, जिसमें धातु की छड़, बताएगा कोई, छड़ धातु की ही क्यों है? धातु की छड़, तो बनावट में एक लाइन तो ये हो जाएगी भाई, इसमें कांच का एक जार होता है और धातु की छड़ कॉर्क की सहायता से चित्रानुसार लगी रहती है। लिखिए, धातु की छड़ कॉर्क की सहायता से चित्रानुसार लगी रहती है। धातु की छड़ कॉर्क की सहायता से चित्रानुसार लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु का एक कैप लगा रहता है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु का कैप लगा रहता है, धातु का कैप लगा रहता है तथा निचले सिरे पर सोने की दो पतली पत्तियां लगी रहती हैं। निचले सिरे पर सोने की, गोल्डन लीव्स, सोने की दो पतली पत्तियां लगी रहती हैं। क्लियर बनावट? दोबारा बोलता हूं, स्टार्टिंग में मैंने आपको स्वर्णपत्र विद्युदर्शी का कार्य लिखाया कि स्वर्णपत्र विद्युदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। बनावट में क्या बोला मैंने? कांच का एक जार है, कॉर्क की सहायता से धातु की छड़ चित्रानुसार लगी हुई है, ऊपरी सिरे पर धातु का कैप है और नीचे से सिरे पर सोने की दो पतली पत्तियां लगी हुई हैं। क्लियर? सोने की पत्तियां क्यों हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि हल्के से बल से भी डिस्टर्ब हो जानी चाहिए, इनमें विचलन आ जाना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप इसके अंदर ही, क्रियाविधि। उपयोग हो गया इसका, बनावट हो गई इसकी, क्रियाविधि। वर्किंग लिखें, कैसे काम करता है लिखिए, क्रियाविधि लिखें। जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है, जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है, जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है, उस वस्तु को धातु के कैप पर स्पर्श करवाया जाता है। जिस वस्तु पर धातु की उपस्थिति देखनी है उसे धातु के कैप, ऊपर वाला जो कैप दिख रहा है, धातु के कैप पर स्पर्श करवाया जाता है। क्लियर? अवावेश चालक छड़ के माध्यम से स्वर्ण पत्रों तक पहुंचता है। अवावेश चालक छड़ के माध्यम से स्वर्ण पत्रों तक पहुंचता है। और यहां एक बात और बोलना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। यह धातु कौन सी धातु होनी चाहिए? आपको सर लोहा ले लो, अरे छोटे मोटे आवेश को तो लोहा वैसे खा जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे। जिसका प्रतिरोध कम हो, चांदी सबसे अच्छा रहेगा, चांदी सबसे अच्छी रहेगी। हाँ बिल्कुल, तो वो लो, या फिर तांबा ले लो, तांबा थोड़ा उससे भी हल्का आता है ना, ताकि प्रतिरोध कम होगा तो हल्का सा आवेश भी इसमें होकर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है ना? आगे लिखिए, स्वर्ण पत्रों तक पहुंचता है जिससे स्वर्ण पत्र प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे स्वर्ण पत्र प्रतिकर्षित होते हैं। जिस वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी होती है, धातु के कैप पर टच कराइए तो आवेश छड़ के माध्यम से स्वर्ण पत्र तक पहुंच जाएगा और स्वर्ण पत्र प्रतिकर्षित हो जाएंगे। अर्थात नीचे लिखो, अर्थात वस्तु को
धातु कैप पर स्पर्श करने से, अर्थात वस्तु को धातु कैप पर स्पर्श करने से, वस्तु को धातु कैप पर स्पर्श करने से यदि स्वर्ण पत्रों के बीच प्रतिकर्षण बल लगे, बीच प्रतिकर्षण बल लगे, तो वस्तु आवेशित है, तो वस्तु आवेशित है, तो वस्तु आवेशित है। जबकि, एक लाइन और जोड़ दो, जबकि वस्तु को धातु कैप पर स्पर्श कराने से, वस्तु को धातु कैप पर स्पर्श कराने से स्वर्ण पत्र विक्षेपित ना हो, विक्षेपित समझ गए आप लोग, वहीं रहें, कोई फर्क ना पड़े, ना पास आए ना दूर जाए, कुछ भी ना हो, स्वर्ण पत्र विक्षेपित ना हो तो वस्तु उदासीन है, विक्षेपित ना हो तो वस्तु उदासीन है। ये कहानी समझ में आई? अरे सबको आई? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनके बीच तो प्रतिकर्षण बल लगना तय है, आवेश है, अन्यथा आवेश नहीं है। स्टार लगाओ नीचे पहले एक। तो स्टार में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक बात और समझ में आई होगी कि इस उपकरण से खाली आप यूं पता लगा सको कि आवेश है या नहीं है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस बात का आकलन ये उपकरण नहीं करता। स्टार लगाइए। देखिए, इस उपकरण द्वारा केवल यह ज्ञात किया जा सकता है, इस उपकरण द्वारा केवल यह ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा उदासीन। इस उपकरण द्वारा केवल यह ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है अथवा उदासीन। ठीक है। आवेश की प्रकृति से मेरा अर्थ बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक से है। आवेश की प्रकृति इस उपकरण द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। आवेश की प्रकृति इस उपकरण द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है। बस अपनी बुक में इतना है। अब मैं आपको एक पॉइंट इसका और सिखाता हूं, आप ध्यान से सुनना। बोर्ड देखें अच्छे से एक बार। यहां तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले बताओ। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, शब्द का अर्थ दिमाग को रखो। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ऐसा उपकरण है जिससे किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। बनावट तुम्हारे दिमाग में बस गई नहीं बसी? कांच का एक जार है, कॉर्क की सहायता से धातु की छड़ लगी हुई है, ऊपर धातु का कैप लगा हुआ है, नीचे दो स्वर्ण पत्र लगे हुए हैं। जिस वस्तु पर आवेश देखना होता है उसे ऊपर टच कराते हैं, अगर गैप बढ़ जाए तो आवेशित है, अन्यथा आवेशित नहीं है। अब इसका एक छोटा सा आर्टिकल और देखिए आप। मेरे पास अगर दो छड़ हैं, अब इन पर आवेश तो है, क्योंकि उदासीन को टच कराने से कोई मतलब ही नहीं है। उदासीन को टच कराएंगे तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? मान लो ये तो है प्लस की और ये किसकी है? माइनस की है। मुझे पता है आवेश की प्रकृति तो कभी बताएगा ही नहीं है, पर ये एक काम और कर सकता है। केवल अगर आप दो छड़ लेके जाओ, मुझे नहीं पता कि आवेश है कि नहीं है, मैंने इसको टच कराया और इसको टच कराया, तो यूं जरूर बता देगा कि भाई इस पर जो आवेश है उसका उल्टा आवेश इस पर है। यूं नहीं कहेगा इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, ये कहेगा भाई इस पर जो आवेश है ना इसका उल्टा आवेश। कैसे? आप थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों। ये माइनस की छड़ थी, सपोज माइनस के आपने टच कराई तो यहां माइनस यहां माइनस, क्या बीच का गैप बढ़ गया? अरे हाँ या ना? अब पहले ये छड़ ए थी, ये छड़ कौन सी थी? ए। अब आप ए को हटाकर बी लेके आए, ये लो, आपने एक सेकंड छड़ ली बी, जिस पर मान लो कैसा आवेश है? अरे मान लो कैसा आवेश है? पहले तो माइनस ही लो, समान आवेश लेके देखो एक बार तो समान लेके देखो। देखना बच्चों ध्यान से। आपने ए टच करी तो गैप बढ़ गया, इस पर माइनस है, सो माइनस है। बी पत्ती आपने टच करी तो बी पर भी तो माइनस है, तो माइनस 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 माइनस, क्या यहां और माइनस आएगा?
यहाँ और माइनस आएगा, और आवेशों का मान जितना ज़्यादा होगा लगने वाला बल उतना ज़्यादा होगा। अभी कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा, मैंने आपको 11th में गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाया था। F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। द्रव्यमान जितने ज़्यादा होंगे लगने वाला बल उतना क्या होगा, ज़्यादा। और कूलाम का नियम कहेगा k q1 q2 बटे आर स्क्वायर। अब सोच, पहले माइनस की टच करी तूने, पत्तियों का गैप बढ़ गया, फिर दोबारा माइनस टच करी, तुरंत तुरंत पहले हटा के तुरंत दूसरी टच करी मैंने, तो क्या यहां माइनस और बढ़ेगा, यहां माइनस और बढ़ेगा, तो बता गैप और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहली टच करी गैप बढ़ा, दूसरी टच करी गैप और ज्यादा बढ़ा। इसका मतलब ए और बी पर सजातीय आवेश है। कैसा आवेश है, यहां प्लस होता, इस पर प्लस होता तो क्या इस पट्टी पर प्लस प्लस आता, गैप बढ़ता। इस पर भी प्लस होता तो फिर वापस से प्लस प्लस बढ़ता, तो गैप और बढ़ता। अपोजिट लेके देख, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। कैसे, इस पर तो मान ले माइनस और यहां क्या मान ले, प्लस। अब बच्चों दिमाग लगाना, यहां माइनस आवेश है तो इस पर माइनस और इस पर माइनस, बीच का गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल इसको -1 मान ले, इसको -1 मान ले, समझने के लिए एक संख्या मान ले। फिर आपने प्लस टच करवाया, जब प्लस यहां गया होगा तो दिमाग लगा पहले तो इस माइनस का प्रभाव कम होगा। अरे आपने पहली ए टच करी, ए टच करने के बाद में इन पत्तियों को ध्यान से देखें, आप दो पत्तियां देखें, ए टच करी आपने, माइनस की है, तो यहां -1 कूलाम और यहां कौन सा आवेश है, -1 कूलाम। बताओ गैप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब आपने प्लस की टच कर दी, आपने प्लस की टच करी तो यहां क्या प्लस आवेश आएगा क्या। मान लो -1 में थोड़ा थोड़ा आवेश प्लस का मान लो, अब आप प्लस 0.5 आ गया, यहां भी प्लस में कौन आ गया 0.5, तो इसका नेट आवेश कितना रह गया -0.5। मतलब ऋणावेश में कमी आई कि ना आई, ये बताओ। तो पहले जितना बल लग रहा था उतना रहेगा कि कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। और आवेश आएगा तो क्या धीरे धीरे इनके आवेश जीरो भी हो जाएंगे, अरे हाँ या ना। तो क्या पत्ती पहले वाली अवस्था में आ जाएगी, और प्लस दूंगा और प्लस दूंगा तो क्या यहां पर प्लस का आवेश हो जाएगा, तो गैप वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा रिकॉल करना बच्चों, आपने ए टच करी, गैप नॉर्मल इतना है 30 डिग्री कोण मान ले दिमाग में, तूने ए टच किया गैप बढ़ा, बी टच किया गैप और बढ़ा। इसका मतलब तो ए और बी पर सजातीय आवेश है। कैसा आवेश है, सजातीय। अब सुन, तूने ए टच किया, पहली बार गैप बढ़ा, और बी टच किया तो पहले तो गैप घटा फिर बढ़ा। नहीं आया, पहले भाई यहां नॉर्मल कंडीशन ये थी, आपने माइनस टच करी तो माइनस माइनस प्रभाव बढ़ गया होगा, फिर आपने प्लस टच किया होगा तो एक बार तो घटेगा ना, और फिर हो सकता है कि बढ़ जाए। इसका मतलब कैसे आवेश है, विजातीय। दोबारा सुनना, एक पॉइंट है खाली, दो छड़ लिए आपने ए और बी, ए को टच किया गैप बढ़ा, तुरंत बी को टच किया गैप और बढ़ा। इसका मतलब तो जो काम पहली ने किया वही काम दूसरे ने किया। ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है। मतलब ए और बी पर कैसे आवेश हैं, सजातीय। कैसे आवेश हैं, आपने ए टच किया गैप बढ़ा, भाई गैप घट तो सकता ही नहीं है, आप पहली वस्तु टच करोगे और गैप घट जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बढ़ गया। और दूसरी वस्तु टच करी तो गैप घटा क्यों, वो समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जो इन पर प्रभाव था, प्लस का था या माइनस का था, वो कम होगा ना एक बार तो, और फिर दोबारा बढ़ जाए। तो दोनों वस्तुओं पर आवेश कैसे हैं, अलग अलग। एक पॉइंट लगाइए, स्टार लगाकर, आप स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखें, आप स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखिए कि जब दो वस्तुओं ए और बी को, जब दो वस्तुओं ए और बी को धातु कैप पर स्पर्श करवाया जाए, दो वस्तुओं ए और बी को धातु कैप पर स्पर्श करवाया जाए, जिससे पत्तियों के बीच का गैप क्रमागत बढ़े, पहले बढ़े और दोबारा में बढ़े, जिससे पत्तियों के बीच का गैप
क्रमागत बढ़े, क्रमागत बढ़े तो ए और बी पर सजातीय आवेश होंगे। तो ए और बी पर सजातीय आवेश होंगे। अरे समझ में आया क्या आपको? आपने ए टच किया, गैप बढ़ा, बी टच किया, फिर कहना क्रमागत गैप बढ़े हैं तो सजातीय आवेश होंगे। अगला स्टार लगाइए। देखो यदि ए वस्तु को टच करने पर गैप बढ़े, यदि ए को टच करने पर, हाँ एक ही बात है, यदि ए को टच करने पर गैप बढ़े, ए को टच करने पर गैप बढ़े, जबकि बी को टच करने पर गैप कम हो, गैप पहले तो कम हो, गैप पहले तो कम हो फिर बढ़े। देखो फिर बढ़े ना बढ़े ये जरूर नहीं है, वो डिपेंड करेगा आवेश के परिमाण पर। सोचना एक मिनट, एक बात और सोचना, एक बात और सोचना। ए पर मान लो तो माइनस का 1 कूलम मान ले और बी पर प्लस का 1 कूलम मान, तो माइनस 1 कूलम ने बढ़ाया होगा और प्लस 1 कूलम उनको 0 करेगा तो सामान्य अवस्था में आ जाएगी, फिर दोबारा नहीं बढ़ेगी। अगर परिमाण ज्यादा हुआ आवेश का तो बढ़ जाएगी। आप समझ होंगे इस बात को, है ना? हाँ लिख लीजिए। फिर बढ़े तो ए और बी पर विजातीय आवेश होंगे, तो ए और बी पर विजातीय आवेश होंगे। ठीक है भाई, तो ये हेडिंग हो गई अपनी स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। आवेशन हो गया अपना, आवेशन के बाद आवेशन की विधियां हो गई, घर्षण, चालन, प्रेरण, तीनों याद होनी चाहिए। और उसके बाद में स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ये हेडिंग हो गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम बात करते हैं आवेश की। ठीक है, वस्तु पर आवेश आता किस तरीके से है ये तो हम देख चुके हैं ना आवेशन में, कि आपको अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन चेंज करने होंगे। किसी वस्तु को आवेशित करना है तो क्या करना होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन चेंज करने होंगे। और इलेक्ट्रॉन चेंज करने के 3 तरीके बताए थे कल आपको मैंने, घर्षण, चालन और प्रेरण। और जब वस्तु पर आवेश आ जाएगा तो आवेश है या नहीं है इसका पता लगाएंगे किससे, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी से। तो क्रम बन गया होगा दिमाग में अपने में। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट और काफी लंबे समय चलने वाली है, वो हेडिंग है बच्चों आवेश, चार्ज। ठीक है ना, समझिएगा बहुत ध्यान से। आवेश आया कैसे, आवेश का पता कैसे चला, ये सारी हेडिंग हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि आवेश है क्या है, इसके मात्रक, विमा, प्रतीक, गुणधर्म वगैरह जो अपन आगे बढ़ाएगा चैप्टर को, है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है आवेश की डेफिनेशन। एग्जाम पूछ ले आपसे कि आवेश क्या है, तो आवेश की क्या परिभाषा होगी। वैसे तो देखो आवेश की कोई परिभाषा ही नहीं है, आरबीएससी की बुक में साफ लिखा हुआ है आवेश वस्तु का एक मूल गुण है। आवेश वस्तु का एक मूल गुण है। मान लीजिए कोई आदमी बुरा है, उसकी क्या परिभाषा है। बुरे आदमी क्या अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। कोई चोरी करता है इसलिए बुरा है, कोई झूठ बोलता है इसलिए बुरा है। अरे हाँ है ना, कोई फिक्स डेफिनेशन हो सकती है कि बुरे आदमी की ना। आवेश, ध्यान रखना, आवेश वस्तु का मूल गुण है, कोई परिभाषा नहीं है। पर अपन ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि कोई परिभाषा नहीं है, तो गुण को परिभाषित कर देते हैं कि आवेश वस्तुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण, याद करो पहला लेक्चर, आवेश ही डिसाइड करेगा कि विद्युत क्षेत्र बनेगा या क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश वस्तुओं का ऐसा मूल गुण है, मूलभूत गुण है, जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती हैं। नहीं समझ में आया आपको भाई। कोई वस्तु विद्युत क्षेत्र बना रही है कि चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, ये कौन तय कर रहा है, आवेश। तो गुण है ना। मान लो वस्तु में आवेश का गुण ना हो
कोई वस्तु आवेशित ना हो तो क्या वो विद्युत क्षेत्र बना सकती है? क्या वो चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है? नहीं बना पाएगी। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वस्तुएं कब बना रही हैं? जब वो आवेशित हैं। तो वस्तु का एक गुण है, याद रखना, क्या परिभाषा बनेगी कि आवेश वस्तुओं का ऐसा मूलभूत गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत और चुंबकीय, और भी परिभाषा बन सकती हैं। और सुनना ध्यान से आप, अभी आपको एक पॉइंट बोला मैंने कि सजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है, अरे हाँ या ना, और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो आवेश ही डिसाइड कर रहा है कि वस्तु आकर्षित होंगी या प्रतिकर्षित होंगी। तो यह परिभाषा बनाओ कि आवेश वस्तुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तुएं आकर्षित या प्रतिकर्षित होती हैं। यह भी एक परिभाषा है। मतलब आप गुण को तो किसी भी तरीके से परिभाषित कर सकते हो, कई परिभाषाएं हो सकती हैं। तो हमें कोई एक परिभाषा लिखनी है, तो अगर मैं ये परिभाषा लिखूं, ध्यान सुनना, कि आवेश वस्तुओं का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है, कौन सा? जिसके कारण वस्तुएं क्या विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती हैं। चुंबकीय प्रभावों को, अरे डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई पता भी बताइए। वैसे तो कोई परमानेंट परिभाषा आवेश की है ही नहीं है, ये भी दिमाग में रखना, आपने कोई पूछे तो किताब में साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कोई परिभाषा आवेश की मौजूद नहीं है, पर एक गुण के रूप में आप इसे डिफाइन कर सकते हो। इसलिए मैंने नाम जरूर लिया है कि वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ और आ रहा हो वो परिभाषा भी आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर है एकदम पॉइंट, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी बातें करते हैं। पहले तो आवेश के बारे में, प्रतीक क्या होता है आवेश का? भैया आपने देखा होगा अब तक, क्यों? अरे कूलाम मात्रक होता है, कूलाम मात्रक होता है भाई ना। तो आवेश का प्रतीक क्या होता है? क्यू। तो छोटी छोटी बात लिखता जाता हूं मैं, आप आराम से बाद में नोट कर लेना। प्रतीक के लिए आप देखोगे स्मॉल क्यू भी काम में लेंगे और कैपिटल क्यू भी काम में लिया जाएगा। कोई सा भी क्यू अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना? प्रतीक हो गया। जरा मात्रक की बात की जाए, कई मात्रक हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आवेश के कई प्रकार के मात्रक होते हैं, जिनमें से एक दो मात्रक की हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सबसे पहले एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति में बात करते हैं तो देखो एक स्टैंडर्ड तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कूलाम। कौन सा? कूलाम। वैज्ञानिक के आधार पर ये नाम है, कूलाम का नियम भी अपन आगे पढ़ेंगे, कूलाम। और कूलाम का प्रतीक है सी। क्या प्रतीक है बच्चों? सी। आप ऐसे दिखा देखोगे, मैं कहूंगा कि आवेश 5 कूलाम है, मैंने कहा आवेश 5 कूलाम है, तो आप कैसे लिखोगे? Q बराबर 5C। समझ गए होंगे आप लोग? Q किसका प्रतीक है? आवेश का। 5 इसका आंकिक मान हो जाएगा और C मतलब इसका मात्रक यानी कि कूलाम। तो एक तो पहले तो आप सबसे पहले तो ये याद करो कौन सा मात्रक? कूलाम। आपको लगभग 99% केस में कूलाम से पंगा लेना है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? एक तो कूलाम, या एमकेएस में ही दूसरा मात्रक और दिखाऊं, ध्यान से सुनना। धारा का सूत्र याद है विद्युत धारा का? I बराबर Q अपॉन टी, यहां रफ कर लेते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या IT हो जाएगा? अरे Q ही तो है आवेश है और I क्या है? धारा। धारा का मात्रक है एम्पियर और T क्या है? टाइम। समय का मात्रक है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। शॉर्ट में लिखना हो तो एस। अरे कहानी समझ में आई या नहीं है पहले भी बताइए, कौन कौन से मात्रक समझ में आए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस नाम को तो प्रत्येक बच्चे को याद करना पड़ेगा यहां से आगे। आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम ना बोलना चाहो तो आप एक मात्रक और बोल सकते हो। क्या मात्रक है वो? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू बहुत कम काम पड़ेगा,
एक कूलाम और एक एम्पियर इंटू सेकंड, बात एक ही होती है। कूलाम कह दो या एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड तो आप रेयर केस में लिखा देखोगे, आ जाए तो संभाल लेंगे। बाकी मेन मात्र क्या है इसका, कूलाम। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ठीक है। दूसरा सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें, सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चों स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। और इसका प्रतीक स्टेट के लिए ST और कूलाम के लिए C। हाँ या ना, स्पेस है ST और C के बीच में, ठीक है ना। तो MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और CGS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। अरे हाँ या ना, स्टेट कूलाम एक और भी लिख सकते हो आप, पता है इसका एक मात्रक और भी स्टेट कूलाम का। जैसे आप कूलाम को क्या लिख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकंड। स्टेट कूलाम को भी एक चीज लिख सकते हो आप, ESU लिखा देखोगे आप, ESU फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मतलब आवेश और स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में हो, यूनिट का मतलब मात्रक। ESU बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों आप, ESU। दो मात्रक याद हो नहीं हुए, कौन कौन से। आवेश का MKS मात्रक क्या होता है, कूलाम, और CGS मात्रक स्टेट कूलाम या ESU, दोनों है, स्टेट कूलाम या ESU। अब चूंकि दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं तो एक संबंध भी होना चाहिए इनके अंदर, याद रखना। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹। याद कराने का एक तुक्का बताऊं, प्रकाश की चाल याद है, 3 × 10⁸। 8 नहीं है, कितनी है, 9। मतलब उससे मतलब नहीं है, तो थोड़ा दिमाग में रखेगा तो जल्दी याद हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ मैं साफ बोल रहा हूँ, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। 3 × 10⁸ नहीं है, हाँ 9। ESU लिख दो आप, बोली चाहे स्टेट कूलाम लिख दो। बताओ संबंध याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। अरे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान से देखना, पूरा सब कुछ यही याद हो जाएगा आपको बोर्ड पर। आवेश की डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई। आवेश वह मूल गुण है, ये मूल गुण जरूर बोलना भैया। आवेश वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत और चुंबकीय प्रभाव या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आवेश कारण तो है, या आवेश वह गुण है जिससे वस्तुएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं परिभाषा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे इसके ऊपर अपन। प्रतीक समझ में आ गया होगा, स्मॉल q या कैपिटल Q। मात्रक 2 समझ में आए कम से कम, और भी इसका एक EMU मात्रक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक फैराडे भी होता है, वो भी याद कर लेते हैं। चलो सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका फैराडे। क्या होता है फैराडे, कैसे आया फैराडे पर मैं एक अलग से पॉइंट बनाऊंगा, इसलिए लास्ट में लिखाऊंगा। फिलहाल बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आए, एक बार इन्हें नोट करें आप जल्दी से, एक एक करके पढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, आवेश हेडिंग डाल दें और डेफिनेशन लिख दें आप। आवेश वस्तुओं का वह मूल गुण है आवेश वस्तुओं का वह मूल गुण है जिसके कारण, कौन सा मूल गुण है भाई, जिसके कारण वस्तुएं विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती हैं। आवेश वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती हैं। क्लियर। प्रतीक लिखिए, स्मॉल q या कैपिटल Q। प्रतीक लिखिए स्मॉल q या कैपिटल Q। मात्रक लिख लें बच्चों आप, 2 MKS लिखाएं, 2 CGS लिखाएं भाई मैंने, है ना, याद हो गया होगा बड़े आसानी से शायद। MKS पद्धति में तो लिख लें कूलाम, कूलाम के ब्रैकेट में C, या एम्पियर इंटू सेकंड। ये कहां से आया आपको दिमाग में आ गया ना, धारा के सूत्र से, I बराबर Q/T, तो Q बराबर कितना आया, IT। लिखिए MKS पद्धति में तो लिखें आप कूलाम या एम्पियर इंटू सेकंड, कूलाम कह देना या एम्पियर इंटू सेकंड कह देना, एक ही बात मानी जाएगी भाई ना। और CGS में स्टेट कूलाम या ESU, और ESU की फुल फॉर्म का क्या बताई मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। और दोनों में संबंध भी लिख लें आप, पूछ ले कि आवेश के MKS और CGS मात्रक में क्या संबंध है,
तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU या स्टेट कूलाम, जो आपको पसंद आए। कहानी क्लियर यहां तक? ठीक है साहब। मात्रक में ही एक चर्चा में और करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाना बहुत अच्छा पॉइंट है। सुनिए, वस्तु पर आवेश आया कैसे था? इलेक्ट्रॉन चेंज करने से। क्या चेंज करने से? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा दिमाग लगाना है ना भाई। देखिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन चेंज किए थे तो वस्तु पर क्या आ गया था? आवेश। अब सोच, ये वस्तु है, आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो कितना आवेश आया होगा भाई? इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो पहली बात तो साहब आवेश तो प्लस का आएगा। अरे हाँ या ना? और कितना आवेश आएगा? बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन देता तो आवेश यही आता और किसका बन जाता? माइनस का बन जाता। हाँ या ना? चलिए, हमने एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले साहब। कितने निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन। अब वस्तु पर कितना आवेश आएगा साहब? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यानी कि 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। हाँ या ना? लूंगा तो प्लस का और 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो माइनस का। यह बात मानते हो आप? अगर मैंने 3 निकाले होते तो 3E, शॉर्ट में E बोल दूं इसको, 3E। 4 निकाले होते तो 4E। ऐसे ही निकालते निकालते अगर मैं Na इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, आवागाद्रो संख्या याद है? आवागाद्रो संख्या याद है? 6.02 इंटू 10⁻23। अरे हाँ या ना? याद है कि नहीं है? 6.02 इंटू 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल लूं तो इस पर कितना आवेश आएगा? इस पर आवेश आपके हिसाब से तो NaE आना चाहिए। अरे या दे रहा हूं तो लेने देने से कोई फर्क पड़ता है क्या? परिमाण पर सिर्फ चिन्ह पे ही फर्क पड़ेगा। वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो प्लस का, और वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो माइनस का। इस संख्या को सॉल्व करके देखना भाई साहब कितना आता है। 6.02 इंटू 10 की घात 23 और E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। पूरा अगर सॉल्व किया जाए ना तो यह आएगा 96,500 लगभग। आपको दिखा देता हूं। -19 और +23, 10 की घात प्लस के 4 बचे, 10 की घात प्लस 4 बचा कि नहीं बचा? 1.6 से गुणा करेंगे तो कुछ एक से थोड़ी बड़ी संख्या आएगी, 1.5 गुनी मान लो, 9 के आसपास। और 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दे, बिल्कुल एग्जैक्ट यही मान प्राप्त होगा। पूरा सॉल्व घर से कर लेंगे आराम से। अरे 2 संख्याओं गुणा कर लेना, 6.02 का, 1.6 का, और 10 की घात कितना आ जाएगा? 4। पूरा सॉल्व होने के बाद में कितना आएगा? ये 96,500 कूलाम। कुछ याद करो, क्या कहते हैं इसको? पढ़ा है? फैराडे। क्या बोलते हैं? फैराडे। याद रखना, याद रखना, याद रखना। क्या बोलते हैं? फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 11th क्लास में दूरी के मात्रक पढ़ाए थे आपको मैंने। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष और पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक था पारसेक और सबसे छोटा मात्रक था फर्मी, 10 की घात -15 मीटर। अरे नहीं आया? ऐसे ही आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है बच्चों फैराडे। याद रखो, आवेश का, देखो फैरड मत बोल देना, फैरड धारिता का मात्रक है, फैरड धारिता का मात्रक है। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। क्या नाम है? फैराडे। क्या नाम है? फैराडे, कैपिटल F। और कैपिटल F की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 96,500 कूलाम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक मात्रक और याद रखेंगे अपन, फैराडे। एमकेएस मात्रक कौन सा? कूलाम। एमकेएस कौन सा? कूलाम। सीजीएस कौन सा? स्टेट कूलाम। संबंध क्या? 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9। प्रकाश की चाल से पहुंचा लोगे दिमाग में। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या? फैराडे। कितना? 96,500। और फैराडे के बराबर आवेश कब आता है? जब Na इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं? Na। अगर किसी वस्तु से
Na इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं या दिए जाएं तो उस पर आवेश जो आता है वो होता है 96,500 कूलाम। स्टार लगा ले, किस बात को जल्दी से लिखो। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। मात्रक के अंदर लिख दो, मात्रक चल रहा है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे होता है। और ये लिखना भाई आप, एक फैराडे, एक एफ बराबर 96,500 कूलाम। गुणा भाग आराम से करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, अरे मात्रक की कहानी समझ में आ गई सबको भाई। मेन 3 मात्रक तो अब तक उम्मीद है सबको याद हो गए होंगे शायद। कौन कौन से हैं? कूलाम, स्टेट कूलाम, फैराडे। कूलाम, स्टेट कूलाम, फैराडे। और फैराडे का नाम आती है दिमाग में, Na आएगा कि नहीं आएगा? फैराडे कब आया? जब आपने Na इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। कितने इलेक्ट्रॉन है? Na 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन जब आपने ट्रांसफर किए तो वस्तु पर आवेश कितना आया? एक फैराडे। इसका मान है 96,500 कूलाम। क्वेश्चन कराऊंगा तब काम मिलूंगा, ध्यान रखना इस चीज को आप, है ना भाई। चलिए, परिभाषा हो गई, प्रतीक हो गया स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। मात्रक कहानी एकदम बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अगला पॉइंट मैं इसमें बना रहा हूं, बिमा। बता जल्दी से बोल, बिमा क्या? बिल्कुल A1 T1, पर ऐसे थोड़ी लिखते हैं। बड़ा कोष्टक, अंग्रेजी के बड़े अक्षर M0 L0 T1 A1। अरे हाँ या ना? दूसरी बात, अदिश है कि सदिश है? अदिश। याद रहे, आवेश कैसी राशि है? अदिश। आवेश कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। केवल इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को दिखा रहा है। प्लस का आवेश दिख जाए मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और माइनस का आवेश दिख जाए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। दिशा की तो कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए आवेश कैसी राशि है? अदिश। और याद रहे, अगर अदिश राशि है तो फिर योग कौन सा काम में लूंगा? बीज गणितीय। 2 तरह के योग होते हैं बच्चों। सदिश योग की बात तो कतई नहीं करूंगा। कौन सा योग काम में लूंगा? बीज गणितीय। कौन सा काम लूंगा? एक पॉइंट और प्रकार की बात भी कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने क्या किया कि वही कहानी घर्षण वाली, कांच की छड़ को रगड़ा रेशम के कपड़े पर ना। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप 2 मिनट सुनना चाहोगे तो सुन लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम वैज्ञानिक थे, कल का लेक्चर पढ़ के आए हो ना आप सब। तो उसने क्या किया कि कांच की छड़ ली और कांच को रगड़ा रेशम पर। तो आज तो मुझे पता है कि कांच पर कैसा आता है प्लस और रेशम पर कैसा आता है माइनस। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को यह बात नहीं पता थी। तो उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ को रगड़ा और एक स्टैंड से लटका दिया। ये लो, ये छड़ है साहब कांच की। काहे की छड़ है ये? कांच की। हाँ या ना? फिर एक कांच की छड़ और ली, उसको भी इन्होंने इस तरह से लटका दिया। ये भी कांच की छड़ ली इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि यार जब दो कांच छड़ ली, उनको रेशम पर रगड़ा और दोनों को स्टैंड पर लटका दिया, तो इसने देखा कि इन दोनों में तो धक्का लग रहा है आपस में। एक इधर आ गई और एक कांच ले गए इधर। वास्तव में धक्का लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अरे कांच की पे तो प्लस आया होगा, इस पर भी प्लस आया होगा। और प्लस प्लस में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को यह बात पता नहीं थी जब वो अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे। दोबारा इसने क्या किया? एम्बर की छड़ ली, एवोनाइट बोलते हो आप, क्या बोलते हो? एवोनाइट। एवोनाइट की छड़ ली और उसको बिल्ली की खाल पर रगड़ा। तो इन्होंने क्या किया साहब? एक स्टैंड, अलग से स्टैंड लिया और इस पर इन्होंने क्या लटका दिया? एवोनाइट। बिल्ली की खाल ना लटकाई भाई, एवोनाइट की छड़ लटकाई। दूसरे स्टैंड पर भी इन्होंने क्या लटकाई? एवोनाइट। तो इनके बीच भी कैसा बल लग गया? प्रतिकर्षण लगना भी चाहिए, क्योंकि इस पर माइनस है, एवोनाइट पर याद कर माइनस है, और इस पर भी क्या है? माइनस। कांच में देखा यार धक्का खा रहा है, एवोनाइट में देखा धक्का खा रहा है। फिर भाई साहब ने क्या किया? बिल्कुल, एक तो किसकी छड़ ली? एक तो क्या लिया? कांच। एक तो क्या लिया? कांच। और एक क्या लिया इन्होंने? एवोनाइट। तो क्या देखा? क्या देखा? पास आ रहे। क्या देखा? इसने कहा देखे कि कांच का व्यवहार और एवोनाइट का व्यवहार तो एक जैसा है, दोनों दूर गए थे। और कांच और एवोनाइट का व्यवहार कैसा है? अलग अलग। इसका मतलब हो ना हो, जो आवेश कांच पर है उसका उल्टा आवेश किस पर है? एवोनाइट पर है। नहीं आया आपको समझ में? आया कि नहीं आया? जो कांच पर है वही कांच पर है, तभी तो व्यवहार ऐसा है इसका।
जो एवोनाइट पर है वही एवोनाइट पर, तभी तो ऐसा व्यवहार है। लेकिन इनके अपोजिट व्यवहार है कि नहीं इस कंडीशन में, कि जो कांच पर है उसका उल्टा किस पर है, एवोनाइट पर। अब दिमाग में ये तो हो गया हमारे में साहब कि आवेश कितने प्रकार के हैं साहब, दो प्रकार के हैं। तो स्वेच्छा से, कोई लॉजिक नहीं है इस बात के पीछे कि कांच के को ही धनात्मक नाम क्यों दिया और उसको ऋणात्मक क्यों दिया, इस बात का कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। तो इसमें साफ है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने स्वेच्छा से, अपनी खुद की मन की मर्जी से, एक पर क्या नाम दिया, प्लस, एक को प्लस मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, माइनस। उसी क्रम में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कितने प्रकार का ऐसा आवेश है, दो प्रकार का। और दो प्रकार कौन कौन से हैं वो, पहला तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। बताओ खेल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से 2-3 पॉइंट नोट करो, हेडिंग लगाएं एक्स्ट्रा लगा के, विमा। मात्रक पूरा हो चुका है ना अपना, मात्रक के बाद एरो लगा के लिख विमा, और विमा में सीधा लिख दे बड़ा कोष्टक अंग्रेजी के बड़े अक्षर M0 L0 T1 A1 बना लेंगे विमा बड़ी आसानी से, एम्पेयर इनटू सेकंड से बनेगी, ठीक है ना। अगला डैश लगा, लिख आवेश अदिश राशि है। अगला पॉइंट लगा आवेश अदिश राशि है जो केवल इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को दर्शाता है। लिख लो इस बात को, आवेश अदिश राशि है जो केवल इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वही कहानी कल वाली, आवेश कौन सा आएगा, धनावेश, और ज्यादा हो गए तो कौन सा आ जाएगा, ऋणावेश। कमी अधिकता को दर्शाता है। अच्छा ये हो गया ना, तो योग तो छोड़ो, अगला अगला एरो लगाओ। देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं और दोनों के नाम लिख दें। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 है ऋणावेश। ये नाम किसने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने अपनी स्वेच्छा से। ध्यान रखना, ऐसे लिखना थोड़ी होता है इन चीजों को, दो प्रकार का धनावेश और ऋणावेश। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन इतना ही लिखेंगे। अच्छा ये ऑनलाइन में भैया सुनो एक मिनट ध्यान से, जो फालतू के कमेंट आते हैं ना, तो आप लोग ऐसा क्या करो, वो लाइव चैट का एक ऑप्शन आता है उस पर क्रॉस करके और मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड पर रखा करो, ईयरफोन का उपयोग करो, और जब भाई क्लास लो तो एकदम एकांत माहौल होना चाहिए ना, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आज अपन ये तक पढ़ेंगे और कल अपन पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, आवेश कौन कौन से गुण रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आए भाई तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, धन्यवाद।